गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आपका जो चल रहा था एपिथेलियम ऊतक के प्रकार चल रहे थे कि टाइप्स ऑफ एपिथेलियम ऊतक, मतलब एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसमें से हमने आपको एपिथेलियम ऊतक में दो प्रकार बता दिए थे। ठीक, तो उसके आगे जो तीसरा और चौथा जो एपिथेलियम ऊतक के प्रकार हैं, तो वही आज का टॉपिक है स्तंभाकार एपिथेलियम और पश्चिमाभ स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक, तो ये दोनों जो हैं वो टॉपिक है एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। तो दो प्रकार हमने आपको बता दिए थे कि एपिथेलियम मतलब जो दो प्रकार थे वो हमने आपको बता दिए हैं पिछले वीडियो में। आज हम आपको नेक्स्ट जो दो एपिथेलियम ऊतक के प्रकार हैं वो बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसमें तीसरा जो एपिथेलियम ऊतक है वो है स्तंभाकार एपिथेलियम और जो चौथा है वो है पश्चिमाभ स्तंभाकार एपिथेलियम। तो सबसे पहले देखते हैं स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार एपिथेलियम स्तंभाकार एपिथेलियम जो क्या होता है, तो देखिए स्तंभ माने क्या होता है, खंभा। तो आप लोग जानते हैं स्तंभ माने खंभा होता है, तो ये खंभा कैसा होता है, लंबा होता है। तो उसी प्रकार से ये एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं, लंबी होती हैं। तो इसीलिए इन एपिथेलियम कोशिकाओं को कहा गया स्तंभाकार एपिथेलियम। तो देखते हैं, यह लंबी एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। जैसा कि इसका नाम है स्तंभाकार, तो स्तंभाकार के होने की वजह से ये कैसी होती है, लंबी होती हैं। तो वही लिखा हुआ है कि यह लंबी एपिथेलियम कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक, यह आंत के भीतरी स्तर में मौजूद होती हैं। मतलब ये कहाँ पाई जाती हैं, आंत के भीतरी स्तर में। जो हमारा आंत होता है उस आंत का जो भीतरी स्तर होता है वो काहे का बना होता है, स्तंभाकार एपिथेलियम का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि हमारा जो आंत होती है उसका भीतरी स्तर काहे का बना होता है, तो स्तंभाकार एपिथेलियम। तो यह आंत के भीतरी स्तर में मौजूद होती है। इसके स्वतंत्र सिरे पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं। प्रवर्ध जानते हैं, तो प्रवर्ध मतलब होता है जैसे धागे, जैसे मान लेते हैं ये कोई कोशिका है और इस कोशिका पर एक धागे जैसी संरचना हो तो इसको बोलते हैं प्रवर्ध। क्या बोलते हैं, प्रवर्ध। एक धागे जैसी संरचना होती है इसको बोलते हैं प्रवर्ध। तो यही कह रहा है कि इसके स्वतंत्र सिरे पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, एक नहीं अनेक होते हैं। ठीक, अनेक प्रवर्ध होते हैं जो आंत के अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। मतलब हमारी आंत करती क्या है, ये जो आंत होती है, जो भी हम लोग भोजन करते हैं उस भोजन में जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब चीज़ें होती हैं, तो हमारी आंत भोजन को पचाने के बाद उन पोषक पदार्थों को अपने अंदर क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो यही इस एपिथेलियम की कोशिकाओं का कार्य होता है। तो वही लिखा हुआ है कि इसके स्वतंत्र सिरे पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो आंत के अवशोषण सतह को बढ़ा देते हैं। तो मतलब जो भी हम लोग पोषक पदार्थों का एब्जॉर्ब करते हैं तो वो इन प्रवर्धों के कारण ही जो आंत होती है वो पोषक पदार्थों का एब्जॉर्ब अर्थात अवशोषण कर सकती है। तो ये आपका है स्तंभाकार एपिथेलियम। अब आता है पश्चिमाभ स्तंभाकार एपिथेलियम। पश्चिमाभ क्या होता है, पश्चिम जानते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे आपने देखा होगा अमीबा या पैरामीशियम पढ़ा होगा, तो पैरामीशियम देखा है, तो उस पैरामीशियम के शरीर पर अनेक छोटे छोटे ऐसे धागे संरचनाएं निकली होती हैं। ठीक, ऐसे छोटे छोटे रोम जैसी संरचनाएं होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, पश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पश्म। और पश्म को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीलिया। तो ऐसे जो ये एपिथेलियम कोशिकाएं होंगी, मतलब इस टाइप की जो एपिथेलियम कोशिकाएं होंगी उन कोशिकाओं पर भी ऐसे ही रोम पाए जाते हैं। ठीक, उन कोशिकाओं पर भी ऐसे ही रोम पाए जाते हैं जिसको हम लोग पश्म कहते हैं या सीलिया कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक, तो देखते हैं इस प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचना होती है। हमने क्या कहा, रोम, रोए जैसे। तो इस प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाओं की सतह पर बाल जैसी रचनाएं होती हैं, जैसे श्वास नली में। तो श्वास नली जो होती है उसमें उसकी अंदरूनी सतह पर क्या पाए जाते हैं, बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये होती क्या है, ये पश्चिमाभ स्तंभाकार एपिथेलियम ही होती है। ठीक, ये बाल पश्चिमाभ गति करते हैं। पश्चिमाभ गति का मतलब जो रोए होते हैं, जो रोम होते हैं, वो एक विशेष प्रकार की गति करते हैं। ठीक, जिस कारण से जैसे हम लोगों के नाक में क्या होता है, श्लेष्म स्राव होता है जिसको नाक बोलते हैं, तो वो हम लोगों के
जो श्वास नली होती है वहां से निकलकर नाक के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। तो वो होती किस गति के कारण है? तो पश्चिमाभ गति के कारण होती है। ये क्रिया किसका गति के कारण होती है? पश्चिमाभ गति के कारण। तो ये बाल पश्चिमाभ गति करते हैं, ठीक। तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने का काम करती है। जो हम लोगों में पदार्थ बनते हैं वो इन रोमों के द्वारा जो होते हैं शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार की एपिथेलियम नासापथों मतलब जो नाक का जो मार्ग है, जैसे नाक है, श्वास ट्रैकिया है, तो इनके जो भी पथ होते हैं तो इसको बोलते हैं नासापथ, ठीक। नाक के पथ अर्थात नाक में और नाक के अंदर फेफड़ों तक जाने वाला रास्ता, ठीक। तो नासापथ। श्वास नली मतलब ट्रैकिया, ये श्वास नली जो ट्रैकिया होती है। अंडवाहिनियों, जो अंडवाहिनियां होती हैं, अंडवाहिनियों का कुछ भाग, और मूत्र नलिकाओं में भी ये मिलती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिमाभ स्तंभाकार एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो नासापथों में पाई जाती है, श्वसन नलिकाओं में पाई जाती है, अंडवाहिनियों के कुछ भाग पर पाई जाती है, और मूत्र नलिकाओं में भी पाई जाती है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर पश्चिमाभ स्तंभाकार एपिथेलियम पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका स्तंभाकार एपिथेलियम और पश्चिमाभ स्तंभाकार एपिथेलियम ये दोनों टॉपिक आज पूरे होते हैं। जो नेक्स्ट दो टॉपिक बचे हैं वो हम कल बता देंगे आपको, जो पार्ट 3 बनाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।